तो एक तो भैया मुझे लगता है ना कि दो चीजें जब जीवन की बात करें, जीवन रूप में समान है। तो एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। जैसे अपन कहते हैं ना कि जैसे मान लीजिए एक ही लैपटॉप मैं भी खरीद के लाया हूँ, एक ही लैपटॉप आप भी खरीद के लाए। तो अब हम क्या कहें, दोनों लैपटॉप समान है या डिफरेंट है? वो डिपेंड करेगा कि भैया आप उसमें क्या क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए और मैं क्या क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ। हाँ, दोनों कम लैपटॉप में मतलब सेम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सकते हैं, मतलब दोनों का परफॉर्मेंस सेम हो सकता है। लेकिन इट डिपेंड करता है कि आपकी क्या आवश्यकता है, आपने क्या इंस्टॉल करके रखा हुआ है, उन्होंने क्या इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो सबके लैपटॉप अलग अलग फंक्शनिंग कर रहे हैं। तो उसी तरीके से हम देख सकते हैं कि जीवन जो है ना हार्डवेयर के फॉर्म में सब में समान है। लेकिन सब में जो इंस्टॉलेशन है, मतलब इंस्टॉलेशन का मतलब क्या है, क्रिया के रूप में जो फंक्शनिंग है, वो सब में एक समान है या नहीं है, इसको देखना पड़ेगा ना। जैसे सबकी मन की जो क्रिया है वो एक समान है क्या? आपके चयन आस्वादन, मेरे चयन आस्वादन, किसी तीसरे के चयन आस्वादन सब एक जैसे हैं क्या? आस्वादन की जो वस्तु है वो सबके अलग अलग है। आपका विश्लेषण, मेरा विश्लेषण, किसी और का विश्लेषण सबका एक समान है क्या? सबके चित्रण एक समान है क्या? तो बेसिकली हार्डवेयर के रूप में जीवन में सब में समानता है। लेकिन सबकी जो वर्तमान स्थिति है, जो फंक्शनिंग है, उसमें तो बहुत भिन्नता है। कोई भी दो जीवन मुझे लगता है कि एग्जैक्टली फंक्शनिंग के रूप में तो सेम नहीं दिखेगा। सही है। क्योंकि उसने मतलब जहां से शुरुआत की और उसकी जैसी अनेक सड़ी यात्राओं की जर्नी है, उससे जो उसके जो मतलब सॉफ्टवेयर डेवलप हुए हैं वो सबके अलग अलग हुए। मतलब इनफैक्ट यदि सॉफ्टवेयर के टर्म में देखेंगे तो कोई भी दो जीवन जो है एग्जैक्टली मुझे लगता है मैच तो नहीं करेगा। हार्डवेयर के रूप में देखेंगे सभी के सभी एक समान है। तो उस अर्थ में जब जीवन समान है जो बोल रहे हैं ना, सिंपल सी बात है। सारे लैपटॉप जितने भी बने हैं सब एक समान है। सब में एक समान कैपेबिलिटी है। सब एक समान ढंग से जो इसकी मैक्सिमा है वहां तक पहुंच सकते हैं। तो जैसे मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा कहे हर जीवन में समान है। तो मन जितना यहाँ पर क्रियाशील हो सकता है एक जीवन में, बाकी जीवन में भी उतना ही क्रियाशील हो सकता है। फुल पोटेंशियल के रूप में सेम है, इसलिए क्षमता रूप में जो जीवन कह रहे हैं वो समान है, इसी को क्षमता कह रहे हैं। है ना? जो बच्चा जन्म लेता है उस समय में क्या मानेंगे कि सबका समान है जीवन? भाई सबकी पूर्व शरीर यात्राओं की जर्नी है, उससे उनकी प्रवृत्तियां, जो उनके संस्कार है, उसमें डिफरेंस होंगे ही होंगे। और इस नए वातावरण में जो उनकी नए जो संस्कार बन रहे हैं उसमें भी डिफरेंसेस आएंगे। इसलिए सारे बच्चे एक ही वातावरण में रहते हुए एक जैसा जो है रिस्पॉन्ड नहीं करते, क्योंकि उनकी अपनी पूर्व की जर्नी है, पूर्व की स्थितियां हैं। तो जब जीवन रूप में समान है भैया तो उसको हार्डवेयर के टर्म में देखना चाहिए। और जब हम उसको वस्तु स्थिति के रूप में देख रहे हैं तो उनकी वर्तमान जो फंक्शनिंग है वो बेसिकली डिपेंड करता है उनकी पुरानी जो प्रवृत्तियां हैं, जो संस्कार है उस पर। इसलिए सब में भिन्नताएं भी हैं और सब समान भी है। मुझे तो यही लगता है भैया। हाँ भैया, ये बात तो बढ़िया है। ये शरीर और जीवन का हुआ। फिर जो परंपरा में बोलते हैं सभी को अलग अलग क्या रहता है, भगवान ने सबको अलग अलग जन्म दिया हुआ है। मगर अलग अलग तो नहीं है, अभी आपने जो बताया इससे क्लियर हो रहा है। कोई अलग अलग नहीं, मगर जैसे परिवार में 5 बच्चे हैं तो फिर उनका जो चित्रण और ये सब आपने बताया, तो वो तो अलग हो जाता है धीरे धीरे जब बड़े 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 होते जाते हैं। तो उसके लिए भैया क्या कह सकते है ना भैया, देखिए। हैं, उनका पूर्व पूर्व चित्रण, पूर्व मान्यताएं वो भी सब आता है कि कैसे? मतलब देखिए, पूर्व जो एक वो कहे ना प्रवृत्तियों के अनुसार जो उनका अपना जो भी आकर्षण है। जैसे मान लीजिए कि जो षड आवेश है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जो ऐसा है। अब एक ही वातावरण में आप देखिए रहते हुए तीन बच्चे हैं मान लेते हैं। एक को क्रोध बहुत जल्दी आता है, दूसरे को नहीं आता है ना? एक ही वातावरण, एक ही माँ बाप के हम्म। पास है। अब उसका क्या रीजन है? भाई ऐसा जो आवेश जो है, इसका जो प्रवृत्ति है, किसी में पहले से ज्यादा डेवलप हुआ हुआ है। उसकी पूर्व से यात्राओं पे ये प्रवृत्तियां भी तो डिपेंड करेंगी ही ना। एक का क्रोध आवेश ज्यादा दिखेगा, एक का काम आवेश ज्यादा दिखेगा, एक का लोभ आवेश ज्यादा दिखेगा। तो वो बेसिकली उसकी पूर्व जर्नी पर तो डिपेंड करेगा, मुझे तो ये लगता है।
हाँ, ये भैया बढ़िया क्लियर है। फिर इसके बाद जो है, ये सारे जो समझ के बाद, सारे जो है आचरण व्यवहार में समानता हो सकता है, मानवीयता समान हो सकता है, और कार्य कुछ अलग अलग कर सकते हैं। उनका प्रोफेशन भी अलग, उनका पसंद के हिसाब से हो सकता है। बिल्कुल भैया। जैसे अभी मगर बोलते हैं समानता ना, कहाँ पे आएगा? मानवीयता में आएगा। वही जैसे अभी हम बोलते हैं ना, सबकी लाभ दृष्टि है, लेकिन लाभ दृष्टि को जो व्यक्त करते हैं सबका अपना अलग अलग होता है। तो मानवीयता में जब हम न्याय धर्म सत्य कर रहे हैं तो सबकी न्याय दृष्टि हो जाएगी, लेकिन उसको जो व्यक्त करने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबकी दृष्टि तो न्याय की रहेगी। उस अर्थ में देखना पड़ेगा। मुझे तो यही लगता है भैया। जैसे जो जो मैं पसंद वाला चीज है वो अलग अलग हो सकता है। खाने का हाँ हुआ, जो नॉर्मल, जो देखने का हुआ, घूमने का हुआ। हाँ, जैसे संबोधन हुआ, या उसको जो भी भाव भंगिमाएं हुई, या शब्दों का चयन हुआ, वो सब डिफरेंस हो सकता है, लेकिन न्याय क्या चीज है ना, वो सबको एक समान रूप से समझ में आएगा। तो हम्म। एक समान, तो नियम के जगह पर जो है ना, सब जगह नियम जो है सब में एक जैसा इंस्टॉल होगा। नियम को जो व्यक्त करना है वो देश काल परिस्थिति पे डिपेंड करेगा। तो फंडामेंटली जो नियम के रूप में जीवन में जो मतलब क्या कहें, अपग्रेड होना है। तो जितने नियमों को आदमी अभी पहचाना है उससे बाकी नियमों की अभी पहचान नहीं हुई है ना। एक बहुत बड़ा जो नियम जिसको कह रहे हैं ना, कि भाई ये सहअस्तित्व ही मूल नियम है ना, अस्तित्व सहअस्तित्व, ये नियम की पहचान जब सब में होगी तो एक जैसी होगी, नियम को जब पहचानेंगे तो एक जैसी होगी। उसको व्यक्त करने का तरीका सबका अलग अलग होगा। जैसे अभी देखिए ना, कि हम लोग तो पढ़ते ही हैं, जैसे ग्रेविटेशन है, न्यूटन्स लॉ जो है ग्रेविटेशन, नियम को सभी एक समान रूप से पहचान रहे हैं, लेकिन सबका एक्सप्लेन करने का तरीका अलग अलग है। इतने सारे साइंटिस्ट हैं, क्या सभी एक ही तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? नहीं, मुझे तो लगता है उनका एक्सप्लेनेशन में जो है बहुत अलग अलग दृष्टिकोण होता है। इतने इसलिए तो इतने सारे बुक्स की जरूरत है। नहीं तो मुझे लगता है इतने बुक्स की जरूरत क्या है। सिंपल एक, जो 11th 12th में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को समझाने के लिए इतने बुक्स लिखे हुए हैं, और सब एक ही नियम को समझा रहे हैं, लेकिन सारे ऑथर के दिमाग में समझाना जो है, समझाने का तरीका अलग अलग है, लेकिन समझ एक है। तो समझ एक है, जब उसको हम व्यक्त करने जाते हैं, फैलाने जाते हैं, उसमें भिन्नताएं हो सकती है। तो जो, बढ़िया बढ़िया है ये भैया। हाँ, तो बाबा जी जो बोलते हैं ना कि मतलब सिंधु से बिंदु और बिंदु से सिंधु, बिंदु रूप में जब चीजें आएंगी ना भैया, वहां पर भिन्नताएं नहीं होंगी। तो जैसे आत्मा बिंदु रूप में, जो आत्मा में बोल रहे हैं व्यापकता का अनुभव, उस जगह पर जो है वो बिंदु रूप में है, वो सब में एक समान दिखेगा। फिर जैसे बुद्धि आएगा, फिर चित्त में चिंतन के आधार पर चित्रण विश्लेषण जब फैलेगा ना, उसमें भिन्नताएं दिखेंगी। जैसे बाबा जी को ज्ञान हुआ तो उन्होंने जैसा पुस्तक को लिखा, क्या जो दूसरा व्यक्ति अनुसंधान पूर्वक मान लेते कि उसको भी वैसा ही ज्ञान हुआ, तो क्या वो भी यही शब्दों का चयन करेगा, वो यही भाषा लिखेगा? ये कोई दूसरे शब्दों का चयन कर सकता है, दूसरे तरीके से भाषा, उसका चित्रण विश्लेषण अलग ढंग से डेवलप हो सकता है। तो मुझे लगता है कि वहां भिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन जो बिंदु के रूप में अनुभव है वहां पर दोनों सहमत रहेंगे कि यही है, मूल नियम के रूप में यही है। हाँ, वस्तु और नियम जो है वो सेम रहेगा सबका। बिल्कुल। जैसे वो जो अनुभव करेंगे गठन पूर्ण परमाणु, वो भी वही अनुभव करेंगे, वो भी यही अनुभव करेंगे कि भाई ये जो है आत्मा एक अंश है उसके, जो परिवेश में 2 8 18 32, ये तात्विक वाला अध्ययन तो सेम होगा, है ना भैया? तो बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। तो इसके लिए हर कोई मानव अलग अलग पसंद वाला जो चीज है वो अलग अलग हो सकता है, खाने पीने, घूमने, देखने। और किसी को नेचर अच्छा लग सकता है, किसी को नहीं, मगर उसके पीछे जो रहेगा समझ ही रहेगा। हाँ भैया। मतलब देखिए ना, अब जैसे बाबा जी को जो आस्वादन प्रिय था, जैसे मतलब उनका दिखता ही था, जैसे उनको नारियल पानी प्रिय था है ना, और वो बड़ा प्रसन्न था क्योंकि वो साउथ से आए थे। अब कोई दूसरा जो देह मानव मान लीजिए यूरोप में हुआ, हो सकता है उसको कोई दूसरा चीज पसंद आए, रुचि मूलक, लेकिन न्याय की जगह पर दोनों में जो न्याय की पहचान है, मूल्यों की पहचान है, उस वो एक जैसा होगा। व्यक्त करने में डिफरेंसेस आ सकते हैं।
हम्म। तो बढ़िया भैया, फंडामेंटल, बढ़िया। हाँ मतलब अभी भी अपन जैसे देखें ना भैया कि इतनी, देखिए ना एप्लीकेशन में कितने डिफरेंसेस आते हैं, मतलब लेकिन नियम कितने होते हैं। जैसे अपन जो भी पढ़ाई पढ़ाते हैं उसमें यदि सिर्फ नियमों को देखें, कितने नियम को हम जो है समझाते हैं बच्चों को, तो नियम बहुत थोड़े से हैं। उस नियम को समझाने के लिए हम इतनी एप्लीकेशन यूज करते हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि एक ही नियम को समझाने के लिए इतना एप्लीकेशन। अभी फिजिक्स जैसे मैं 11th 12th में पढ़ाता हूँ, सिंपल से जो नियम है उस नियम को समझाने के लिए इतना एप्लीकेशन, इतना एप्लीकेशन, और अभी भी नए एप्लीकेशन बन ही रहे हैं। इस सिचुएशन में वो नियम कैसे वर्क करेगा, इस सिचुएशन में ये नियम कैसे वर्क करेगा, ऐसा बहुत हम लोग कर ही रहे हैं। लेकिन नियम थोड़ी उससे बदल रहा है। जो नियम की पहचान करानी है वो तो एक जैसी ही है बनी हुई। तभी है। चलो, बढ़िया भैया, बहुत धन्यवाद, बढ़िया हो गया। बाकी लोग इसमें कैसा सोचते हैं बताएं। संदीप भैया, अखिलेश्वर भैया, आप लोग बताइए। जी भैया, अच्छा आपने रखा भैया। मैं थोड़ा सा डिवेट हो गया था, सुन नहीं पाया था। भैया का प्रश्न क्या था, एक बार यदि वो दोहरा दें तो स्मरण में आए। विजय भैया एक बार बताएंगे। हाँ भैया, ऐसे बार बार परिवार में आ जाता है कि सभी मानव कैसे समान है। तो भैया ने बढ़िया से बताया, वो हार्डवेयर हाँ। सॉफ्टवेयर, जीवन और शरीर, ये सब का तो जी सेम है। फिर जी मेरा दूसरा था कि फिर अलग अलग चिंताधाराएं रहता है, अलग अलग पसंद रहता है। जी हाँ, तो फिर वो कैसे हम समान बोल सकते हैं? तो उसको भैया ने बढ़िया से रखा, तो मूल्य और नियम जो है जी वो समान है। अलग अलग जी उसको, वस्तु को समझने के लिए अलग अलग तरीका हो सकता है। जैसे कि जी एग्जाम्पल दिया न्यूटन का नियम, तो वैसा ही है। जी जी हाँ, बहुत बढ़िया। बिल्कुल मैं सहमत हूँ। समानता, मूल्य और नियम और वस्तु और सहअस्तित्व में वहां पे जी समानता होती है। हाँ बोलिए भैया। मैंने जो इस तरह से बैठा है, बिल्कुल अ, सहमत हूँ भैया से। अ, अस्तित्व व्यवस्था रूप है और व्यवस्था नियम से है। तो इसमें जो भी इकाई है वो नियम को प्रूव करते हुए व्यवस्था को प्रमाणित कर रही है। यदि हम मानव की बात कहते हैं कि ये भ्रमित है और व्यवस्था का प्रमाण नहीं दे पाई है, तो भी ये जागृति क्रम भी एक व्यवस्था के अंतर्गत वस्तु है, ऐसा मैंने सोच रखा है। और अ, इसकी सुख धर्मिता इसको व्यवस्था समझने के लिए बाध्य कर रही है, यह भी एक व्यवस्था है ना। ये धर्म ही अस्तित्व स्थिर है, इस बात को पुष्ट कर रहा है। और उस धर्म के वैभव को छूने के लिए आदमी, मानव ललायित है ना। ये जो बाध्यता है ये व्यवस्था के अंतर्गत है। तो ऐसे में आ, ये सभी नियम से काम कर रहे हैं, है ना। जागृति क्रम नियमबद्धता है ना। फिर जागृति नियमबद्धता है, फिर प्रमाण, फिर परंपरा, ये नियम से। तो नियम मतलब दिखता तो नहीं है, लेकिन वो सब पर लागू है। और सभी इकाइयां नियम, यदि वो हम स्थूल चीजों की करें या जड़ इकाइयों की करें तो वहां पे नियम कहते हैं, वही मानव में न्याय है ना। और ये प्रमाणित होकर जो है वो अ, अस्तित्व स्थिर है या व्यवस्था है सहअस्तित्व रूप में, ये जो है आना निश्चित, जैसे कहते हैं जागृति निश्चित है ना। तो इससे समझ में आता है, ऐसा मैं कुछ कुछ देख अलग से क्या पाया, उसी में जोड़ पाया। बाकी भैया ने कहा है कि अभिव्यक्तियां अलग अलग होंगी, है ना। न्याय सबको समझ में आएगा, चाहे वो धरती के किसी भी हिस्से में हो, यदि समझेगा तो एक ही जैसा होगा, है ना, उभय तृप्ति की जगह पर। लेकिन उनके तरीके, भाषा अलग हो सकती है। ठीक है भैया, मैं इतना ही जोड़ पाऊंगा।
बढ़िया बढ़िया भैया। अखिलेश्वर भैया। हाँ भैया, ये ठीक रहा, बढ़िया रहा। मेरा एक और ये अगर क्लोज हो तो मेरा एक प्रश्न है, वो मैं पूछ लूं पहले, ये डिस्कशन हो जाए तो। ये तो ठीक था, ये तो भैया वही ज्ञान विवेक विज्ञान वाली बात थी जो आप लोग कर रहे थे, है ना? सिंधु से बिंदु तक वाली बात थी। बिल्कुल ऐसा ही था ये। बिल्कुल वही, लेकिन इसमें थोड़ा सा मतलब ये भी लगता है कि जितने भी ज्ञान के अपने देखेंगे इतिहास है, उसमें सभी लोगों में भिन्नताएं क्यों हुई? या तो वो बिंदु तक पहुंच नहीं पाए और सिंधु में ही मतलब मान लिया कि यही है फाइनल, और सिंधु के रूप में भिन्नताएं दिखने लगी। जैसे द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत है ना, वो बौद्धिज्म जैनिज्म, सब एक ही चीज तो नहीं बोल रहे हैं। यदि एक ही चीज बोल रहे हैं तो जैसे मान लेते हैं, मैं मतलब मैं अनुसंधान करता हूं और मुझे दिखता है कि जो मुझे मिला, ये जो नागराज जी लिखे हुए हैं वो वही चीज है, तो मैं अपना लिखूंगा या बोलूंगा जो ये लिखा हुआ है वही सही है? तो कोई नए कोई लिख रहे हैं, जैसे आदरणीय नागराज जी को भी जो उन्होंने दर्शन लिखा, इसका मतलब उनको ये लगा ना कि जो पुराना जो भी वेद है ये सब में जो लिखा हुआ है वो उससे डिफरेंट है, ये तभी तो उनको लिखना पड़ा। यदि वही चीज रहता तो वो क्या बोलते हैं, देखो वही है वो। तो यहाँ पर बड़ा इस ज्ञान के परंपरा में ये सोचने का मुद्दा है कि ये मतलब जो भी नए आए उन्होंने पीछे वाले का वो जो है उससे डिफरेंट पाया। और फंडामेंटली मुझे लगता है कि इसको पकड़ना पड़ेगा कि वो जो सिंधु की जगह जो कह रहे हैं ना, उसमें फैलाव है, उसमें सब अलग अलग उसके आयाम को देख रहे हैं, तो कोई एक इस आयाम को देख करके उसको ऐसा बता रहे हैं, कोई इस आयाम को देख के वैसा बता रहे हैं। लेकिन सभी यदि बिंदु की जगह पे जाते, अनुभव की जगह पे, तो अनुभव की जगह पे सब में एक होता। या तो निश्चित ही जो इतने लोग बोल रहे हैं सब में अनुभव नहीं हुआ है, मतलब जो अभी मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा कर रहे हैं, कोई बुद्धि की जगह से लिख रहा है, जब बुद्धि की जगह से लिख रहे हैं तो उसमें भी डिफरेंसेस आ गए। लेकिन यदि अनुभव की जगह से यदि कोई लिखेगा तो सब में एक जैसा ही भाषा, मतलब एक जैसा ही वो बनेगा, मतलब एक क्या है, तात्विकता बनेगी। क्या ऐसा मान ठीक लगता है क्या? नहीं, अब इससे तो ये ये लग रहा है कि आपकी बात से तो ऐसा लग रहा है कि अनुभव फिर इससे पहले किसी को हुआ नहीं। ऐसा तो नहीं है ना, अनुभव तो हुआ ही है लोगों को। अब वही मतलब अनुभव हुआ, लेकिन मतलब किसी व्यक्ति को हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं, मतलब उसके बारे में तो नहीं कह सकता है। लेकिन परंपरा और जो अपने को शास्त्र के रूप में अवेलेबल है, उससे तो यही लगता है। हाँ, ये बात आपकी ठीक है, तो हम तो यही मान के सम्मानजनक तरीका ये है कि अनुभव लोगों को हुआ होगा। बिल्कुल। लेकिन परंपरा नहीं दिखती, ये तो आज की डेट में बिल्कुल दिखती है। लेकिन और वो फिर वही बात भैया हम लोगों पे भी लागू है कि भाई परंपरा तो अभी मध्यस्थ दर्शन की भी मतलब इस तरह से लोगों को अनुभव हुआ हो ये भी नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो वो बिल्कुल मुद्दा तो हमारे लिए भी अप्लीकेबल है। अब मुझे लगता है कि ये सारे जो ये प्रश्न बनते हैं, ये एक बार जब हम में से शुरू हो जाएगा अनुभव का सिलसिला, जिसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, और ऐसा लग भी रहा है कि कुछ लोगों को हो जाएगा, तो ये सारे प्रश्न गिर जाएंगे। फिर वो एक बड़ी घटना होगी इतिहास में। कैसा एक लगता है आपको ये बात? बिल्कुल भैया, एक जो मुझे लगता है कि बड़ी घटना जो और घटी, कि जो जैसे बुद्ध दर्शन, जो बौद्ध दर्शन करते हैं वो बुद्ध का लिखा हुआ नहीं है। बुद्ध ने बताया, उससे जो लोगों को समझ में आया उन्होंने लिखा। ये पहला दर्शन लगता है जिसने जो अनुभव किया उसी ने लिखा। बाकी जो दर्शन लिखे गए हैं ना, जिसने अनुभव किया उन लोगों को बताया, लोगों का लिखा हुआ है वो। अच्छा। हाँ। और ऐसे ही जैन दर्शन और सांख्य दर्शन इन सब पे भी यही है। बिल्कुल, मुझे तो यही लग रहा है कि ये पहला दर्शन है जहां पर, क्योंकि उस समय भैया लिखने का और इस तरीके का वो परंपरा ही नहीं था ना, वो तो श्रवण की परंपरा थी, एक ने हाँ हाँ, दूसरे को बताया वैसा। ठीक ठीक। अब ना बिल्कुल, ये ये पिछले अच्छी कुछ बात है। सालों का जो ये पुस्तक लिखना और ये सब सिस्टमेटिक हुआ है, पहले तो वैसा था ही नहीं। तो ये एक बड़ी घटना है कि इसमें जो जिसने अनुभव किया वो उसने खुद ही लिखा भी है। ये बढ़िया ध्यान दिलाया आपने। हम्म। इसलिए एरर की गुंजाइश कम है। हाँ। या अब ये यह होता, मान लीजिए यहाँ पर बाबा जी ने नहीं लिखा होता और उन्होंने बोला, ठीक है सिर, अब बाकी जो लिखने जाएंगे
वो तो अपनी समझ के अनुसार लिखेंगे। हाँ, अपनी तो मिक्सिंग करेंगे। वही, तो इसमें यही कह सकते हैं कि परंपरा में भाषा के रूप में, है ना, वैसा तो जो अनुभव की जो बाबा जी बोल रहे हैं वैसा मैच करता हुआ तो नहीं दिखता है। व्यक्तिगत हुआ होगा, अपन को अपने क्या, उसका उसका तो हम गवाही नहीं कर सकते ना। यही सम्मानजनक भाषा लगता है। बाबा जी भी यही बोलते रहे, व्यक्ति के रूप में हुआ होगा हमको नहीं पता, लेकिन परंपरा के रूप में नहीं दिखता। हाँ, वो तो खैर स्पष्ट है। हम्म, परंपरा तो नहीं है तो स्पष्ट है। बिल्कुल। लेकिन फिर वही हम लोगों के ऊपर भी वही चीज लागू है। हम्म, परंपरा तो अभी इसकी भी नहीं हुई है। लेकिन हो सकता है कि ये कुछ हो जाए 10-15 साल में। क्योंकि हाँ अगर किसी दो चार को भी हुई ना, तो एक हाँ। बहुत बड़ी घटना होगी ये। हम्म, एक चीज जो भैया कह रहे हैं, रविकांत भैया, कि अनुभव की बिंदु से जो भी कहा जाएगा वो एक ही जैसी चीज कही जाएगी। भले ही अभी परंपरा नहीं बनी हो, लेकिन बाबा जी के अनुभव मूलक वाक्यों से जो स्वीकृतियां हम लोगों के बीच में बन रही हैं, ये अनुभव संपन्नता नहीं होने के बावजूद एक सहमति तो है ही, सबकी स्वीकृति तो है ही। तो वहां से बहुत कुछ सार्थक घटित हो रहा है। मैंने मतलब ये बात तो आपकी ठीक है। मैं तो सिर्फ बहुत ही विनम्रता पूर्वक बात इतनी सी सिर्फ कह रहा था कि मान लो ऐसा पहले भी कभी हुआ हो और उसकी जी। परंपरा नहीं बनी, इसी आधार पे तो हम उसको खारिज कर रहे हैं। तो वही हमारे लिए भी लागू है, सेम रूल। अगर हमारी परंपरा ये नहीं बनी तो इसका भी वही हश्न होगा जो बाकी चीजों का हुआ है। इतना सा कह रहा था। तो नहीं नहीं, ये तो इसीलिए ठीक है, सहमत है इस बात से। हम्म, परंपरा बनना मतलब अनुभव की घोषणा नहीं होने से अनुभवी कैसे पता चलेगा? यदि हमने क्या मतलब किसी को अनुभव हो गया हो और उसने बताया नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे? तो उसके भी सूत्र इसी में रखे हुए हैं कि उसका व्यवहार न्यायपूर्ण होगा, उसकी हम्म। दृष्टि जो है सहअस्तित्ववादी दृष्टि विचार होंगे, है ना, उसका जीना जो है वो सहज होगा। इसी तरह से देखेंगे, ये कार्य मैं और अभी व्यवहार बहुत देखेंगे। बहुत जी। जल्दी कहीं सुन रहा था भैया कि इसमें यह था कि जिसको अनुभव होगा ना, तो जैसे जी। किसी महिला को डिलीवरी हो रही होती है तो वो चिल्ला चिल्ला के बताती है कि डिलीवरी हो रही है। ऐसे किसी को सुना मैं, सुरेंद्र पाल भैया है किसी को भी। तो जिसको अनुभव हम्म। होगा पता चल ही जाएगा, है ना। वो कोई ऐसी बात नहीं है। और हम लोग भी अंदाजा लगा ही रहे हैं कि भाई जो सीनियर लोग हम्म। हैं काफी करीब हैं, ये तो हम लोगों को है ही है ना, तभी तो हम लोग भी लगे हुए हैं। तो ऐसा उम्मीद है 5-10 साल में चीज हो ही जाएगी। और ये बहुत बड़ी घटना होगी, क्योंकि एक दूसरे में अध्ययन विधि से, अध्ययन अभ्यास विधि से ये ट्रांसफर हो जाए, ये बहुत बड़ी बात हम्म। होगी। मतलब हम सब जो ये प्रयास कर रहे हैं, खासकर जो सीनियर लोग हैं, ये बहुत बड़ी घटना है मानव इतिहास की। ऐसा मुझे लगा। जी भैया बिल्कुल। मुझे उसमें एक मतलब एक ही चीज लगता है कि स्वयं में जिज्ञासा प्राथमिकता होने पर ये मतलब विश्वास हो ही जाता है कि जो बाबा जी विधि दे रहे हैं उससे भी होगा। और स्वयं में जिज्ञासा प्राथमिकता ना होने पर हम वो आलंबन ढूंढते ही रहते हैं। जैसे मैं अपनी भी बात कहूँ तो मुझे लगता है कि हम में वो प्राथमिकता होने पर ना हम आगे बढ़ने ही लग जाते हैं। मुझे लगता है ये विधि क्या, कोई भी विधि किस भी तरीके से आदमी हो सकता है अनुभव तक नहीं पहुंचे, लेकिन साक्षात्कार हुआ या फिर जो भी चीजें हैं वो आगे उसकी गति तो बनती ही है, यदि उसमें प्राथमिकता है तो, है ना। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक हम्म, बात। मेरे लिए तो व्यक्तिगत, जहां मेरी तक बात है, मुझे तो श्रवण और पठन से ही जो लाभ मिल रहा है, मैं तो उससे ही बहुत संतुष्ट हूँ। हालांकि अभी और आगे की आवश्यकता बन रही है। जी। लेकिन जितना भी पढ़ रहे हैं उससे भी अपने अंदर के बहुत सारे आवेशों पे आराम मिला है। तो बिल्कुल। मेरे लिए तो उतना ही बहुत बड़ी उपलब्धि लग रही है। और आगे भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। बढ़िया। बताइए भैया, इस पे और कोई चर्चा करनी हो अभी तक की जो चर्चा हुई है उससे, किन्हीं को और कुछ ऐड करना हो, संतोष भैया आपको कुछ ऐड करना हो उसमें, कुछ बोलना हो। नहीं भैया, ठीक है, बढ़िया है ये। मतलब सुखद तो है, यात्रा भी सुखद है इसमें। बाकी सब करते हुए मतलब आदमी के सामने जब ये प्रस्ताव आ रहा है तो सुनना भी सुखद है। और उसमें आदमी का अपना प्रयास कम लग रहा है, ये पीड़ा हमेशा बनी हुई है।
कि जो विषय वस्तु मिला है सौभाग्य से, उसमें हमारा प्रयास कहीं ना कहीं बहुत कमजोर है। बाकी तो इसमें मतलब परिणाम तो सुखद है ही है। किसी प्रबोधक ने कहा था कि जितना हम समय लगाते हैं उससे ज्यादा परिणाम मिलता है। तो इसी को भी हम लोग पहले जांचने में थे कि हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो जैसे से जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे ये ठीक लगता है कि उन्होंने ठीक कहा है करके। हमारे व्यक्तिगत प्रॉब्लम, हमारे सामाजिक प्रॉब्लम, जिसको हम ढो रहे थे और परेशान होते थे बहुत ज्यादा ज्यादा, ये ईश्वर क्या है, भगवान क्या है। तो ये सब तमाम जो अभी समाज में जो भी समाज में हम लोग रहते हैं, परिवार में रहते हैं, किसी संप्रदाय में रहते हैं, तो उसकी उसको ढोने के लिए पूरा समाज परेशान दिखता है, उसमें हम भी शामिल रहते ही हैं। आर्थिक मामला हो, सामाजिक मामला हो, राजनीतिक मामला हो, चारों तरफ से आवेश पीड़ा दूसरे टाइप की हम लोग को दबा के रखी थी। लेकिन जैसे जीवन विद्या में एंट्री हुआ और वो सज्जन ने कहा कि इसमें जितना आप समय लगाएंगे उससे ज्यादा फल मिलेगा, एक आश्वासन था। अब उसको भी जांच के ही देखना है। कई बार तो हमने खूब अपना धर्म जप, ये जप, वो जप, वो सब राहत इंस्टेंटली देता है, लेकिन वो समस्या का सॉल्यूशन नहीं होता। विधि राखे राम ताई विधि कही है। तो ये अनेक परंपराओं में किसी परंपरा का आलोचना करने का अधिकार नहीं है, लेकिन हमारी पीड़ा, हमारी तकलीफ का तो शेयर करने का अधिकार है हम लोग को। तो आप लोग का साथ, समझ, इसमें निरंतरता बन जाए, ये सब रहता है भैया जी। नहीं मैं बोल पा रहा हूँ, इससे ज्यादा तो कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। बढ़िया। चलिए भैया, तो फिर आ जाते हैं अखिलेश्वर भैया, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ भैया, मेरा एक प्रश्न था कि ये जितना भी श्रवण पठन है, मनन है, सारा काम जो होना है वो हमारी जो मूल प्रवृत्तियों के परिमार्जन पे होना है। एक तो ये मूल प्रवृत्तियां हैं, दूसरा ये जो अध्यास की रेखाएं हैं, जो हम दूसरा शरीर चला रहे हैं उसकी जो ये है, तो ऐसा लगता ही है कि ये दोनों दूसरे जीव एक शरीर यात्रा के बाद दूसरे शरीर यात्रा में भी ट्रांसफर होते हैं। तो एक तो ये कंफर्मेशन चाहिए कि ये किस रूप में ट्रांसफर होते हैं, मतलब चित्त के उसमें जाते हैं या कैसे, क्या है ना, और कितना जाता है कितना रह जाता है, इसकी कोई सूचना अपने पास हो तो। यानी जो अध्यास की रेखाएं हैं और जो मूल प्रवृत्तियों का परिमार्जन है। संस्कारों की बात मैं नहीं कर रहा, संस्कार तो जाते ही जाते हैं। ये जो मूल प्रवृत्तियां है, जैसे हमारा अध्ययन में ये मन लग रहा है, तो ये एक तरह से प्रवृत्तियों में ही हो रहा है कुछ। और जो इस शरीर को मैं चला रहा हूँ, इससे पहले जानवर के शरीर को चलाया होगा, तो उसकी अध्यास की रेखा है। तो अध्यास की रेखाएं और मूल प्रवृत्तियों का जो है मुद्दा, ये एक शरीर यात्रा से दूसरी शरीर यात्रा में कितना ट्रांसफर होता है और किस रूप में होता है। एक बढ़िया ये भैया ने पूछा है, मुझे लगता है सब लोगों को सोचना चाहिए। एक तो मुझे लगता है ना कि मतलब जीवन जो है, जो भी चीजों में, जैसे अब एक चीज देखता हूं मैं कि उसको जिस चीज का आस्वादन कराने लगी है, वो उसका एम्पलीट्यूड हाई हो जाता है, उसकी इंटेंसिटी हाई होती है, वो वापस उसको डिमांड करने लगता है। ये सिंपल सा मतलब मान लीजिए कि आपको, जैसे मैं देखता हूँ मोबाइल में यूट्यूब देखने की आदत पड़ गई, तो आप खाली समय जैसे ही होगा, आप मतलब अपने आप ही जैसा लगता है ना कि बिना कोई प्रयास के आप अनायास ही यूट्यूब की तरफ जाते हैं। यदि आपको व्हाट्सएप की आदत लग गई है, तो आपका जैसे ही मतलब वो आप खाली होंगे, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप की तरफ जाएगा। किसी को यदि फेसबुक की आदत लगी हुई है, तो वैसे मतलब जैसे ही खाली होगा वो फेसबुक की तरफ ही जाएगा। ये भी एक बड़ा मतलब एक प्रवृत्ति के रूप में तो दिखता है कि प्रवृत्तियां कैसे डेवलप हो रही हैं। आप उसको कंटिन्यूअस जितना रन करते हैं, जैसे एक होता है ना कि एक सॉफ्टवेयर को जितनी बार रन करो, तो वो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है वापस रन होने की। तो बहुत सारे जीवन में सॉफ्टवेयर पैरेलल जो है वो रन हो रहे हैं, मतलब मन में आस्वादन के लेवल पर देखेंगे तो कोई गाने के लिए जो है आस्वादन करना चाह रहा है, कोई इसके माध्यम से, कोई इसके माध्यम से। तो वो जो बेसिकली सब में जितना सबने उसमें एक तरीके से अपना नियोजन किया है, अपनी शक्तियों का जो नियोजन किया है,
जो कह रहे हैं ना, जीवन शक्तियों का जिसने जिस जगह पे नियोजन किया है, उसके आधार पर उसकी प्रवृत्ति बन गई है उसी चीज में बने रहने की। जिसका म्यूजिक में हुआ म्यूजिक में, जिसका इसमें चला गया भोजन में उसमें, ऐसा एक प्रवृत्ति का तो दिखता है डेवलपमेंट होता हुआ इस शरीर यात्रा में भी। क्या ऐसा दिखता है क्या आप लोगों को भी? हाँ भैया बिल्कुल, मेरे दो बच्चे हैं। एक जो है वो बचपन से ही डांस में उसका इंटरेस्ट ज्यादा था, और बेटा है उसका सिंगिंग में, मतलब बहुत छोटे से ही दिखने लगा था। तो ऐसा लगता तो है कि पिछला कुछ रहा है। हाँ, अब नहीं, अभी इस शरीर यात्रा का ही देखिए, जैसे मैं, मेरी बेटी अनुभूति है। अब जैसे हमारे पास कई बार जो हम लोग दोनों लोग हैं नहीं रहता है, तो उसको वो देते हैं, मोबाइल देते हैं देखने के लिए। अब उसमें से कोई एक कार्टून जैसे मोटू पतलू, वो मोटू पतलू देख कुछ दिन देखती है तो उसका उसको लत लग जाता है, वापस उसी को देखना चाहती है। कुछ दिन में वो बदल कर कोई दूसरा यदि कार्टून आता है तो उसका लत लग जाता है, वो उसको देखने लगती है। तो एक तरीके से जो बेसिकली वो जो आस्वादन जिसमें वो एक तरीके से प्रवृत्त होता है, प्रवृत्त होने का मतलब जिसमें वो लगातार जाता है उसको वो और बार बार करने का प्रयास करता है। और इसी विधि से तो प्रवृत्तियां बन रही है। प्रवृत्तियां का मतलब क्या है? मतलब वृत्ताकार घूमना, बार बार उसी आस्वादन को चयन करना, उसी का आस्वादन करना, फिर चयन करना, फिर आस्वादन करना, फिर चयन करना, फिर आस्वादन करना। इसी को तो प्रवृत्ति बोल रहे हैं। तो जो मुझे लगता है कि ये जो प्रवृत्तियां हैं, जैसे ये मन के लेवल पे जो प्रवृत्तियां हुई, उसी प्रवृत्तियों को पूरा करने के लिए वृत्ति में विश्लेषण और चित्त में चित्रण। तो जैसे ये प्रवृत्तियां क्रियाशील होती हैं, तो वृत्ति का विश्लेषण और चित्त का जो चित्रण है वो एक्टिव हो जाता है। तो फाइनली एक शरीर यात्रा छूटने के बाद जो है, जो ये प्रवृत्तियां हैं, ये प्रवृत्तियां बीज रूप में तो रह ही जाती हैं। ये प्रवृत्तियां बीज रूप में रह ही जाती हैं। अवसर मिलने पर वो जिसकी जिसने जितना बीज जिसका स्ट्रांग है, उसके पौधे बनने की संभावना उतनी ही प्रबल है। जैसे मेरा म्यूजिक से सुखी होने का प्रयास बहुत ज्यादा रहा पिछले से यात्रा में, आपका डांस करने से रहा। अब हम दोनों एक ही इन्वायरमेंट में हैं, और यदि म्यूजिक का मिलता है इन्वायरमेंट, तो मुझ में दिखेगा कि ज्यादा जो है आकर्षण है, आप में कम दिखेगा। कहीं डांस का दिख रहा होगा तो आपका आकर्षण ज्यादा दिखेगा, मेरा कम आकर्षण दिखेगा। क्योंकि बीज रूप में मेरा बीज जो है ज्यादा मजबूत है, आपका बीज जो है दूसरे में ज्यादा मजबूत है। तो चीजें बीज रूप में रहती हैं, वो अवसर पाने पर वो जो है फलित, मतलब वो पौधे बढ़ने लगती है, मतलब उसका कल्पनाशीलता, उस चित्रण का जो चित्रण फैलने लगना, विश्लेषण होने लगना, उसका आस्वादन वापस एक्टिव हो जाना, ऐसा दिखने लगता है। पता नहीं मैं कुछ कम्युनिकेट कर पाया क्या आप लोग? नहीं ठीक है भैया। बताइए भैया आप लोग। विजय भैया, संदीप भैया, आप लोग बताइए। इसलिए बार बार जो बोलते रहे ना, सूक्ष्म संस्कारों को देखना, मतलब पहले तो मुझे लगता है ना कि अपने को बीज ही पता नहीं चलता है कि भाई ये हुआ क्यों, हमारे में ये विचार क्यों है, हमारे में ये आकर्षण क्यों है। जब वो पौधा बनता है ना, तब अपने को पता चलता है कि मुझ में ये आसक्तियां हैं क्या। उन आसक्तियों का बीज रूप में अपने को पता ही नहीं चलता है कि उसके फंडामेंटल में बीज जो है वो है। तो बार बार जो है, मतलब वो बीज को पूरा जो है पहचान करके उसको निर्बीज करने की बात परंपरा में कही गई। मतलब पहले बोलते हैं ना कि सबीज निर्बीज, मतलब वो बीज तक को जा करके उसको भी बोलते हैं दग्ध बीज। मतलब बीज को ऐसा वो जला देना कि वापस उसके पौधे बनने की संभावना ही खत्म हो जाए। यदि उसको दग्ध बीज नहीं किए और बीज के रूप तक ही, जैसे पहले शुरुआत क्या किए, पहले उसके टहनियों को काटो, पत्तों को काटो, मतलब उसमें जो चित्रण विश्लेषण फैला हुआ है उसको खत्म करो। लेकिन चित्रण विश्लेषण खत्म हो जाने मात्र से
वो उसकी संभावना आगे नहीं रही ऐसा नहीं है, वो बीज रूप में है तो वापस फिर से हो सकता है वो पौधा बन जाए। तो वो बोलते हैं कि उसमें उसको भी जलाना पड़ता है, दग्ध बीज करना पड़ता है, तब जा करके वो वापस उगने की संभावना ही खत्म हो जाती है। संदीप भैया आप कुछ बोलना चाह रहे थे? जी भैया, इस बात पे ध्यान गया कि जो मूल संस्कार है जिसको आप बीज कह रहे हैं, वो आमतौर पर परिवार में जब हम विभिन्न सदस्यों को देखते हैं एक लंबे समय तक, तब इस बात पर ध्यान जाता है कि कुछ मौलिक वस्तु है जिसकी वजह से उसके स्वभाव में कुछ विशेषताएं अलग से दिखती हैं। वरना एक वातावरण में रहते हुए सब एक जैसे क्यों नहीं होते। इस पर मेरा ध्यान गया था, ये मैं शेयर करना चाहता तो ये जो मतलब मुझे लगता है कि एक सर यात्रा से दूसरी सर यात्रा में जाने में वो जो जा रहा है वो पौधे के रूप में नहीं जा रहा है। मतलब मेरा मीठे के या जो भी मतलब मेरा म्यूजिक के प्रति आकर्षण है या आपका डांस के प्रति आकर्षण है, ये पौधे के रूप में नहीं जा रहा है, बीज के रूप में जा रहा है। तो बहुत तरीके के बीज हैं और वातावरण मिलने पर वो बीज जो है वापस जो है वो पौधा बन सकता है। तो मुझे लगता है कि बीज को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए बात कर रहे हैं कि मूल जो हमारे में बीज है, प्रवृत्तियों में भी देखेंगे जो बीज को यदि हम पहचान लिए और उस पे जो है काम करने का, जो परंपरा में काफी बताया गया कि भाई इसको वो करना है। मन वृत्ति चित्त को निरोध करने का मतलब ही क्या है? उन सारे जो पौधे बने हुए उन सारे पौधों को क्या करना, पहले खत्म करना, बीज रूप में लाना, फिर फाइनली उस बीज को भी खत्म करना। बाबा जी का जो ये थ्योरी है ना, जो दर्शन जो अभ्यास के लिए बोल रहे हैं ना, वो पुराने बीज पर ध्यान ही नहीं दे रहे। भाई आपके पुरानी प्रवृत्तियां हैं उसको कैसे नाश करना है या क्या करना है उसकी ओर बाबा जी कुछ बोल ही नहीं रहे। वो बोल रहे हैं नए बीज को तैयार कर रहे हैं। वो पुराने बीज पर बाबा जी ने उसके उन्मूलन के लिए कोई भी आप देखेंगे ना नहीं किया, निगेटिविटी को कैसे मुक्त हो ऐसा कोई भाषा ही नहीं मिलता है। वो क्या है, सही बीज को जो है वो बीजारोपण करके उसको पौधा बनाने की बात कर रहे हैं। बोले ये सही बीज का बीजारोपण हो जाए, ये वृक्ष बन जाए, तो वो जो छोटे छोटे जो पौधे हैं ना, वो इस वृक्ष की छाया में अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। मुझे ये मतलब बहुत बड़ी चीज लगती है जो बाबा जी बोलना चाह रहे हैं। वो जो परंपरागत रहा वो पुराने बीजों को जो है ना उसको नाश करने में बहुत श्रम जो है लगता है। उसकी जगह बाबा जी जो बोल रहे हैं कि ये नया बीज को बीजारोपण करके उसको संचित करने के बाद जो उसमें मानव व्यवहार दर्शन में जो उन्होंने लिखा है ना, धर्मपूर्ण विचार में प्रवृत्त होना रहना, न्यायपूर्ण व्यवहार का अनुकरण अनुसरण करना, इसको बहुत फोकस किया उन्होंने। ये नहीं कहा कि अधर्मपूर्ण विचार से जो है मुक्त होना, अन्यायपूर्ण व्यवहार से मुक्त होना, ऐसा बोल ही नहीं रहे। वो बोल रहे हैं कि भाई धर्मपूर्ण विचार में प्रवृत्त होना रहना, न्यायपूर्ण व्यवहार का अनुकरण अनुसरण करना। वो हमेशा पॉजिटिविटी को फोकस कर रहे हैं, निगेटिविटी पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो पुरानी जो भी प्रवृत्तियों को हमको देखना, उससे वो होना, मतलब उससे हमको उसको कैसे उससे हमको निकलना है, इस पर बाबा जी जो है बहुत ध्यान आकर्षण नहीं करा रहे हैं, है ना। जाकि जो कि परंपरागत साधना है उस पर ज्यादा फोकस किया। परंपरागत साधना जो है मुझे जो अनुमान लगता है कि उस पर ज्यादा फोकस किया। परंपरागत साधनाएं जो हैं उस पर ज्यादा फोकस की। हूँ। जी भैया, बिल्कुल। मैं भी इस बात को कई बार सूत्रों को पढ़ते हुए महसूस किया हूँ कि अ, किसी की का खंडन मंडन नहीं किया है बाबा जी ने, ना ही पिछली चीजों को हटाए कैसे उसके उपाय बताए हैं, बल्कि अनुभव मूलक स्थिति में क्या वैभविक स्वरूप है उसी उसी का जिक्र आया है, उसी के अनुकरण अनुसरण की बात आई है। जैसे आपने कहा, धर्मपूर्ण विचार, न्यायपूर्ण व्यवहार का अध्ययन करने से वो धीरे धीरे जो है वो जो चैतन्य इकाई है वो उस अनुरूप ढल जाएगी। तो पीछे का हिसाब किताब ही नहीं रखा। बिल्कुल। एक इसीलिए शायद ये विकल्प की ओर इंगित कर रहा है। विकल्प कैसे समझें इस दर्शन को, यहाँ से सूत्र समझ में आता बिल्कुल भैया, मतलब मुझे तो बहुत महत्वपूर्ण लगता है ये चीज।
है ना। क्योंकि जैसे आप कई जगह बुक में भी है षड आवेश हैं, तो उसमें जो है काम आवेश, इससे मतलब उसको जो सही अर्थ में क्या होगा, है ना, शिष्टतापूर्ण लज्जा में, क्रोध आवेश धैर्य पूर्वक साहस में, ऐसा उसका पॉजिटिव जो है वो लिखा है कि वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगा तो कैसा होगा। उसको निगेटिव से छूटने का बाबा जी जो है जो उपाय बोल रहे हैं, पॉजिटिव से युक्त हो जाना, अपने आप निगेटिविटी से मुक्त हो जाते हैं। तो ये एक मुझे लगता है ना कि बड़ा एक ये मतलब जो एक अभ्यास के रूप में एक बड़ी चीज तो मिली है। जैसे हम लोग को निगेटिविटी तो नहीं चाहिए, और तो हम निगेटिविटी से कुंठित होकर उससे छोड़ने का प्रयास करते हैं और छूटता नहीं है, तो कुंठा निराशा ये होती है। जो कि बाबू जी बोल रहे हैं उधर की ओर ध्यान ही नहीं दो, पॉजिटिविटी से युक्त हो, अपने आप जो है आशावादी हो जाओगे। ये एक बड़ी चीज लगती है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं भैया, आनंद भैया? भैया देखो, बेसिकली ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, आई एम सॉरी। मैं थोड़ा सा या तो और सुन लेता हूँ, और या फिर अगर आपको ठीक लगे तो मैं ट्राई टू ऐड यहाँ पे कि पूर्णता की ओर अग्रसर करने की बात हो रही है टोटली मध्यस्थ दर्शन में। क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता, और पूरा पूर्णता में गर्भित पूर्ण की ओर अग्रसर होने की बात कर रहे हैं। तो जहां जहां भी हमारा जितना भी जो नॉलेज कम पड़ता है, समझ कम पड़ती है, या जो जैसा है उसको वैसा देखने में कम पड़ता है, तो वहां पे दृष्टि का परिमार्जन करके जो जैसा है उसको वैसा देखने की कोशिश करते हैं। तो जैसे देखना बराबर समझना, समझना बराबर जीना, ये तीनों को उन्होंने एकदम इक्वल कर दिया कि जीने में अगर नहीं आ रहा है तो हम समझ गए हैं ये बोलना बनता नहीं है, और हम समझ गए हैं मतलब हम उसको देख चुके हैं, अब उसमें कोई संशय बचा नहीं है। इसने बोला है, उसने बोला है, उस किताब में लिखा है, यहाँ से हम कोट करके बोल रहे हैं, इन सब में वो उस पे विश्वास ही नहीं है। उस पे उससे एक स्टेप आगे जाना है कि हम अपने एक्सपीरियंस से, हम हमारे हिसाब से, हमने जितना जांच परख, जितना भी निरीक्षण परीक्षण करके अपने में एक स्थिर होने की बात कही गई है। तो ये बहुत ही अच्छा चीज है, जहाँ पे यू कांट गेट अवे विथ सेइंग कि भाई अरे वहां ऐसा लिखा हुआ है, उसमें ऐसे बोला हुआ है। आपको खुद को जी के प्रमाणित करके बताना कि हाँ ये आप समझे हो। जी, बिल्कुल। अखिलेश्वर भैया का प्रश्न था कि प्रवृत्तियों को कैसे समझें, है ना, और वो एक शरीर यात्रा से दूसरे शरीर यात्रा में कैसे जो है ट्रांसफर होता है, उसको लेकर बात हो रही थी। अखिलेश्वर भैया, आप बताइए आपका क्या अनुमान बन रहा है जो अभी तक डिस्कशन हुआ। नहीं, ठीक है, ये ठीक हो गया। और जो अध्यास है और जो प्रवृत्तियां हैं, तो अध्यास तो सिर्फ शरीर के साथ ही रहेगा, है ना। शरीर से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो अध्यास में है, और जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो जीवन की बात है ना। अध्यात्म की रेखाएं जो ब्रेन में बनती है ना भैया, वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब है कि जीवन का जो प्रसारण होता है, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिससे वो ब्रेन में कनेक्ट होती है, अध्यास की रेखाएं बनती है। वो जीवन की एनर्जी से ब्रेन में वो रेखाएं बनती हैं। तो ये बहुत अच्छे से डिस्क्राइब्ड है यहाँ पे। कोई इसमें अगर कोई रहस्य जैसे लगता है तो अपन समझ सकते हैं। बेसिकली इस संस्कार अनुसंगी होने का मतलब ही ये है कि आप देख के सीखते हो। बच्चा जो देखता है उसको सीखता है, उससे उसको रिजल्ट सही आता है तो उसको अडॉप्ट कर लेता है, उससे ठीक नहीं आता है तो और वापस कुछ चेंज करके कुछ बेटर करने की वो प्रैक्टिस करता है। तो संस्कार अनुसंगी का होना ही इसी के इस ट्रेट के कारण ही हो पाता है। संस्कार अनुसंगी इसीलिए बनता है, मानव संस्कार अनुसंगी इसीलिए है क्योंकि उसमें ये अ, दोनों तरफ जाने का उसका एक ऑप्शन है उसके पास, हास्य विकास की ओर जाने का। और वो अपनी समझ से जाएगा, मतलब वो क्योंकि वो गठन पूर्ण हो गया है, वो अपनी इच्छा से ही बाहर से कुछ भी जो नॉलेज एक्सेप्ट करना है, कोई चीज मान्यता को एक्सेप्ट करना है, किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना है, तो वो अपनी इच्छा से ही करेगा। उसकी जिम्मेदारी से होगा, वो अपने आप से कुछ नहीं होगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता अपने को।
तो अपनी जिम्मेदारी पे लेना पड़ेगा इसको। बहुत बहुत बढ़िया पॉइंट है ये एकदम। इसलिए किसी को भी बाबा जी ने यही पूछा कि आप बताओ आपको क्या लग रहा है, आप में क्या प्रगति हुई, आपका क्या हुआ, वो आप ही बताओ। ये जो दूसरों को मूल्यांकन करना और ये सब जो बात होती है ना, उसमें बाबा जी का बहुत क्लियर मैसेज है कि भाई अनुभव शिविर जो भी उनके हर साल करते थे वो, उन्होंने हर एक आदमी को यही बोला कि भाई आप आपको बताओ कि भाई आप बताओगे कि आपको अनुभव संपन्न हो या नहीं हो। मेरी बात मतलब हेल्प कर रही है अपनी क्लैरिटी आने में। जी भैया, बाकी लोग भी बताएं विजय भैया। आप कुछ बोलेंगे भैया, विजय भैया? चलो भी नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि भैया एक जो प्रवृत्तियां हैं ना उसको मतलब मैं भी पहले सोचता था कि उसको पहचानना और उसके लिए सतर्क रहना है ना। और सतर्क रहने का मतलब जब वो वापस जो है फिर से उधर की ओर जाने लगे, मतलब एक जगह मन को, बाबा जी ने ऐसा कहा, रोड रोलर जैसा है, जिधर लुढ़कता है वो लुढ़कता ही जाता है ना। तो क्या हमको उस पर ध्यान दे के बलपूर्वक उसको रोकने का प्रयास करना है, या फिर हमको उधर सोचने की जगह हमको पॉजिटिविटी जो हमारा जो है, जो बाबा जी सही का अनुकरण अनुसरण करने के लिए बोल रहे हैं उसमें ताकत लगाना है। तो मुझे तो लगता है कि भाई वो निगेटिविटी पर ताकत लगाने की जगह पॉजिटिविटी पे ताकत लगाना ज्यादा उचित है। क्योंकि मैंने भी दोनों छोड़ने का प्रयास किया, वो छूटता नहीं है, सही को पकड़ने का प्रयास किया, वो पकड़ाता है। ये एक महत्वपूर्ण चीज है। निगेटिविटी को छोड़ने का प्रयास करना कठिन है, उसके कंपैरिजन में सही को पकड़ना आसान जाता है, उससे निगेटिविटी अपने आप ही छूट जाती है। बहुत ही सुंदर भैया एकदम। एक इतना सटीक आप बता रहे हैं कि क्योंकि जो बहुत इजीली, क्योंकि सत्य इतना समीचीन है, सत्य आने के बाद में कुछ और की जरूरत रहती नहीं है। जो अपना फैलाव होना शुरू होता है, सबके प्रति प्रेम होना शुरू हो जाता है। जैसे ही अपन सत्यता की ओर बढ़ते हैं तो एकदम सब पे विश्वास, सब पे प्रेम, सबके पे अच्छे, मतलब वो एक भाव अंदर से बहने लगता है और वो स्थापित वाली चीजें निकलती है अंदर से। एकदम सही बोल रहे हो आप। बताइए बाकी लोग भैया, इस डिस्कशन पे और कुछ करना है या और आगे कोई डिस्कशन है तो बताइए। बढ़िया हुआ भैया। ये सत्र कब तक, 9:30 बजे तक चलता है भैया? हाँ भैया, पहले भी खत्म कर सकते हैं यदि कुछ वैसा नहीं है किन्हीं को कोई। नहीं, मुझे छोड़ना होगा, मैं अनुमति चाहता हूँ भैया। नहीं नहीं, बिल्कुल भैया। चलिए, मिलेंगे। सभी को नमस्ते। नमस्ते ये भैया। तो बहुत बहुत स्व धन्यवाद। स्पष्ट रहेगी अपना, एकदम बढ़िया। हम्म, एक प्रश्न और था भैया। बोलिए ना भैया। एक तो क्या है कि वो जैसे कहीं पे ये भी सुनने में आता है कि जो ये खाली स्थान हम कहते हैं व्यापक को, ये व्यापक का रूपात्मक विवरण है। और जो एक इकाई का दूसरे इकाई पे जो प्रभाव ट्रांसफर होता है, ऐसा सुनने में आया कि व्यापक का ही ये गुणात्मक विवरण है। तो एक तो रूपात्मक विवरण हो गया, एक गुणात्मक विवरण हो गया। अब क्या ऐसे ही आगे कहीं स्वभाव और धर्म, व्यापक का स्वभाव और धर्म का विवरण, ऐसी बातें भी कहीं आती है क्या ये? ये तो हम अपनी तरफ से उसको ऐसा देख रहे हैं ना, रूपात्मक। खाली स्थान बोलने का मतलब क्या है? बेसिकली क्रिया का अभाव जो है, मतलब हम उस स्थान में, मतलब जहाँ क्रिया नहीं भी है वहां पर कोई एक चीज है जिसको हम बोल रहे हैं क्रिया शून्य। उस अर्थ में देख सकते हैं। आप उसको रूपात्मक अर्थ में देख रहे हैं, मैं उसको देख रहा हूँ क्रिया के अर्थ में। वो देखने की दृष्टि पे है ना, डिपेंड भी है। क्योंकि हम मैं क्रिया इकाई, की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ मैं मतलब क्रिया शून्यता की बात क्रिया बात।
क्रिया के साथ रूप अविभाज्य है ही। क्रिया के साथ रूप अविभाज्य है ही। रूप और क्रिया जो है अविभाज्य है ना। तो जो आप जो कर रहे हैं कि वही रूपात्मक ढंग से जो उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं, खाली स्थान बोलने का मतलब क्या है? अभी वो भाषा के रूप में खाली स्थान है ना। तो खाली स्थान बोलने का मतलब जहां पर कोई क्रिया नहीं है। लेकिन जहां क्रिया नहीं है वहां पर भी एक वास्तविकता है जिसको बोल रहे हैं क्रिया शून्य। उस अर्थ में बोल रहे हैं। तो जो खाली स्थान बोल रहे हैं वो सिर्फ वही नहीं है जहां क्रिया नहीं है, वहीं पर वो नहीं है, जहां क्रिया है वहां पर भी है। मतलब तो देखेंगे तो उसमें पूरे उसको पारगाम्यता को लाना पड़ेगा। ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां खाली स्थान नहीं है, फिर ऐसा कहना चाहिए। जब हम खाली स्थान बोल रहे हैं तो वहां पर फिर कहेंगे कोई एक जगह है जहां खाली स्थान है, जो दूसरी जगह है वहां खाली स्थान नहीं है। जबकि व्यापक को लेकर ऐसा नहीं है, व्यापक ऐसे कोई भी देश नहीं है जहां पर व्यापक नहीं है। तो या तो फिर कहिए कि हर जगह ही खाली स्थान है। क्यों? ऐसा भाषा देना फिर उचित हो जाएगा ना फिर तो। ये वो ठीक बात है आपकी, ठीक बात। है ना भैया? तो मतलब जब भी हम रूप गुण स्वभाव धर्म कर रहे हैं ना, तो उसमें तो मुझे लग रहा है वो इकाई के संदर्भ में ही कर रहे हैं। और उस इकाई के संदर्भ में हम उस व्यापक को हम देखने की कोशिश करेंगे तो फिर या तो हम फिर वही है कि व्यापक को भी हम मतलब इकाई के जो है एक संदर्भ में ही देखने का प्रयास कर रहे हैं। जो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो हो जाएगा, क्योंकि हम जब क्रिया शून्य और क्रिया कह रहे हैं तो दोनों को देखने की दृष्टि अलग करनी पड़ेगी। क्रिया में रूप गुण स्वभाव धर्म आएगा, क्रिया शून्य में नहीं आएगा। क्रिया शून्य में उसको रूप क्या बात करेंगे, वो तो अरूपात्मक है। इसलिए तो उसको अरूपात्मक अस्तित्व कहेंगे तो व्यापक ही है ना। जब गुण की भी बात कर रहे हैं तो गुण बेसिकली परस्परता में जो प्रभाव है उसी को बोल रहे हैं। एक व्यापक के संदर्भ में क्या परस्परता है ना। तो व्यापक मुझे का किसी के साथ परस्परता होता ही नहीं है, व्यापक बस है। वही व्यापक का होना अपने अनुभव में आता है, इसीलिए बोलते हैं ना ये तर्क के आगे है ना। व्यापक को तर्क से समझने की कोशिश जितना जितना करेंगे अपन, उतना उतना अपन अपने आप को, अपनी कल्पनाशीलता को कम पाएंगे कि भाई तर्क आगे जाता है, तर्क से आगे है। बिल्कुल। व्यापक में अनुभूत होना है, व्यापक को तर्क नहीं, मतलब उसको एक्सप्लेन करने के लिए अपन को भाषा यूज करना पड़ेगा। उसको एक्सप्लेन करने के लिए अपन मल्टीपल तरह से समझाने की कोशिश कर सकते हैं, बट ये एकदम मान के चलना पड़ेगा कि वो समझना समझाना एक लिमिट तक जाएगा। हर मानव को, हर जीवन गठन पूर्ण परमाणु को उसमें अनुभूत होने की यात्रा स्वयं तय करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अखिलेश भैया आप और थोड़ा स्पष्ट करेंगे क्या आपका था? नहीं ठीक है, आपने वो स्पष्ट ये कर दिया कि भाई व्यापक को समझने के लिए रूप गुण स्वभाव धर्म जो है वो वाले मेथड से चलना ठीक नहीं है। इकाई के लिए तो वो ठीक है ना। मैंने किसी को सुना था इसीलिए मेरी उत्सुकता बनी। तो इसका मतलब आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि व्यापक के बारे में रूप गुण स्वभाव धर्म के मेथड से दर्शन में कहीं कुछ दिया नहीं है। इकाइयों का तो सारा ही दिया है ना, हाँ लेकिन व्यापक को इस तरह से नहीं किया है जी। ना। देखो इकाई का भी भैया ये दिया है, इकाई अपने वातावरण सहित है। आप रूप गुण स्वभाव धर्म में ना आप उस इकाई की बात कर रहे हो, लेकिन इकाई कभी भी अकेली नहीं है, इकाई अपने वातावरण सहित ही है। थोड़ा सा इसको बहुत अच्छे से अपने को ना, बहुत माइन्यूटली जितना अच्छे से आप देख रहे हो, तो उसमें थोड़ा और जैसे गहराई की देंगे ना। कोई इकाई अपने आप में अकेले में इकाई, इकाई को समझना है अपने को इकाई की वातावरण के साथ, और वातावरण में बाकी सभी इकाइयों का जो उस पर प्रभाव पड़ रहा है उसको जोड़ के ही वो इकाई है। सह अस्तित्व बहुत सटल चीज है। सह अस्तित्व को अपने को, मतलब उसको महसूस करना बोलो या उसको अनुभूत होना बोलो, उसको एकदम बहुत अपने में एकदम इतना आत्मत्व, मतलब आत्मसात होना पड़ेगा अपने, मतलब सह अस्तित्व है।
वास्तविकता एक है, उस वास्तविकता में व्यापक में डूबी भीगी घिरी अनंत इकाइयां हैं और वो सब नित्य वर्तमान है। आई डोंट नो, जी भैया, सही पकड़ में आ रहा भैया? बिल्कुल बिल्कुल। भैया अभी तो हम लोग व्यापक की चर्चा कर रहे थे, हाँ, तो तो उसका व्यापक जो उत्तर है। दीजिए कि हाँ, व्यापक को रूप गुण स्वभाव धर्म की तरह से पढ़ना के बारे में दर्शन में कहीं आया है कि नहीं आया? नहीं भैया, व्यापक में मतलब रूप गुण स्वभाव धर्म की कोई बात ही नहीं है ना। व्यापक के बारे में जो अलग ही कहा, व्यापक जो है असीम है ना, साम्य ऊर्जा है ना, जो वो पारगामी है, पारदर्शी है, ये सब भाषा का प्रयोग हुआ है, उसके जो ठीक बात। एट्रीब्यूट्स। यानी हाँ, वो यानी वो जहां मैंने जो सुना है वो कुछ मैं गलत समझ गया हूँ, वो मेथड ठीक नहीं है। और बात आपकी ठीक भी लग रही है, वो क्रिया शून्य है, उसमें रूप गुण स्वभाव धर्म कहाँ से आएगा? बिल्कुल। फिर भी स्वभाव कॉन्टेक्स्ट में धर्म वो में। बात हुई होगी भैया। भैया क्या होता है भैया, कॉन्टेक्स्ट पे बात होती है, अपन कॉन्टेक्स्ट को छोड़ के बात को समझने की कोशिश करते हैं ना, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा जिन्होंने भी बोला है उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में, उस संदर्भ में कुछ बोला होगा। हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। हाँ, गलती वो तो मैं कर ही कॉन्टेक्स्ट। सकता हूँ। हाँ, कॉन्टेक्स्ट लेके अपन समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा, वो उन्होंने भी सही बोला होगा, क्योंकि इतना अगर किसी ने बताया है तो वो सही बताएंगे ना। इतना अध्ययन करके, इतना टाइम लगा के अगर आदमी उसको एक्सप्लेन करने वाली स्थिति में है, तो वो तो बहुत अच्छे से समझ के ही बोल रहे हैं। वो उनको क्या सवाल पूछा गया था, किस संदर्भ में क्या जवाब दिया गया है, उसको पूरा ऐसे देखेंगे तो भैया क्लियर हो जाना चाहिए। मतलब लेकिन आपकी जानकारी में ऐसा कहीं नहीं है ना कि दर्शन में ऐसा कहीं लिखा हो कि व्यापक का रूपात्मक गुणात्मक स्वभाव और धर्म के हिसाब से कोई डिस्क्रिप्शन हो? ऐसा नहीं है ना? भैया एक्सप्लेनेशन करने के लिए कोई अगर पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ऐसा कहीं होगा भी, कोई ऑडियो में वीडियो में कहीं कोई चर्चा में आया भी होगा, तो वो उस पर्पस के लिए होगा। क्योंकि अल्टीमेटली अपन जब वास्तविकता की बात कर रहे हैं ना, तो उस वास्तविकता में सह अस्तित्व है, किसी को भी अलग कभी कुछ कर ही नहीं सकते हैं। भाई मुद्दा ये है कि अगर दर्शन में कहीं आया हो, आप बता दे तो मैं उसको पढ़ के अपनी उत्सुकता शांत कर सकता हूँ। अगर नहीं आया है तो बस बात खत्म है, वो कभी कभी दिखेगा तो देखेंगे। इस तरह से कह ठीक रहा है। ठीक है, कहीं अगर कुछ आपको दिख जाए कि ऐसे लिखा हुआ है, अभी अपन मान लेते हैं कहीं पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपको कहीं कुछ दिखता है या कोई एक चर्चा आपको पकड़ में आती है जहाँ पे कुछ ऐसा आया था, तब अपन उसको लेके बात कर लेंगे भैया, कभी भी, एनी टाइम। क्योंकि ये तो बहुत जरूरी है ना, आपके लिए भी, हमारे लिए भी, सबके लिए। है। ठीक बात। मेरी जानकारी में तो भैया ऐसा कहीं कोरिलेट नहीं किया हुआ है ना हाँ, भैया। बिल्कुल नहीं, हम्म, बिल्कुल नहीं है। बढ़िया। और कुछ है भैया तो बताइए, नहीं तो हम लोग रोक सकते हैं, है ना। ठंडी का समय भी है, ठंड में सब